हेलो दोस्तों, वेलकम एट लर्निंग स्पिरिट। दोस्तों, आपको जैसा कि पता है कि बिहार इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी सेकेंड सेमेस्टर सेशन 2025-29 के एग्ज़ामिनेशंस को शेड्यूल कर दिया गया है और ये एग्ज़ामिनेशंस 7 जुलाई से प्रारंभ है और उसका पहला पेपर आपका इंजीनियरिंग फिजिक्स का है। तो इनमें बच्चों की तकलीफ़ें बहुत रही हैं, बच्चे समझ नहीं पाते हैं। हर एक यूनिट के अंदर दो दो यूनिट हैं, मीन्स 6 यूनिट में 12 यूनिट हैं। कौन से सवाल पढ़ें, कहाँ से पढ़ें, कैसे पढ़ें, तो इन्हीं उधेड़-बुन को ख़त्म करते हुए मैंने आपके लिए अति महत्वपूर्ण सवाल का एक सिलसिलेवार लिस्ट तैयार किया है जो आपके एग्ज़ाम्स में बहुत महत्वपूर्ण होगा। तो चलिए शुरू करते हैं सवाल और अति महत्वपूर्ण सवाल का ये सिलसिला। तो देखिए, मैंने सवाल को यूनिट वाइज डिस्ट्रीब्यूट किया है। पहले आपको यूनिट 1, 2, 3 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिलेंगे, फिर 4, 5 के और लास्ट में 6 के मिलेंगे। अगर ये सवाल आप कर लेते हो तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आपका सारा एग्जामिनेशंस का क्वेश्चन इन्हीं सवालों के अंतर्गत आने वाला है। तो चलिए, पहला सवाल क्या है सर हमारा? पहला सवाल है सर हमारा कि व्हाट इज कोरियोलिसिस इफेक्ट, कोरियोलिसिस एक्सेलरेशन एंड हाउ इट इम्पैक्ट्स वेदर कंडीशन। तो कोरियोलिसिस इफेक्ट पे सवाल लगातार आते हैं, ये आपका पहला सवाल होगा। दूसरा सवाल क्या है सर हमारा? दूसरा सवाल है आपका कि डेराइव ए एक्सप्रेशन फॉर डिफरेंशियल for damped harmonic oscillation and differentiate among underdamped, overdamped and critically damped। ये तीनों जो क्वेश्चंस हैं, मीन्स डैम्प ऑसिलेशन को आपको डिटेल में पढ़ के जाना है। आपको क्या करना है सर? डैम्प्ड ऑसिलेशन को डिटेल में पढ़ के जाना है। अगला देखिए क्या है, अगला सवाल है आपका क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है सर? क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि व्हाट इज फोर्स्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर। मीन्स आपको फोर्स्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर भी पढ़ना है और इसके डिफरेंशियल इक्वेशन डिस्प्लेसमेंट के लिए आप डिराइव करके बताइए, और एम्पलीट्यूड एंड वेलोसिटी ऑफ ऑसिलेटर भी आपको सीखना है। तो ये तीसरा इम्पोर्टेंट सवाल हो गया आपके ऑसिलेशन से। तो पहला सवाल कोरियोलिसिस, दूसरा हमने कहा फोर्स्ड हार्मोनिक ऑसिलेशन, और फिर हमने कहा डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेशन। अगर ये तीनों सवाल पढ़ लेते हो तो यूनिट 1 का काम हो जाएगा। अब फिर यूनिट 2 में चलते हैं। हाइगन्स प्रिंसिपल बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ऑप्टिक्स का पार्ट है। हाइगन्स प्रिंसिपल वाले पार्ट पढ़ लीजिए आप। अगला क्या है सर? अगला सवाल है आपके यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट से, देख पा रहे हैं आप, ये आपका यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। इसमें ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस, कंडीशन फॉर ब्राइट एंड डार्क फ्रिंजेज एंड फ्रिंज विड्थ के लिए एक कंडीशन डिराइव करनी होती है। अगर ये सवाल आप पढ़ के जाते हो तो ऑप्टिक्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। अगला सवाल क्या है सर? अगला सवाल है आपका, ये है फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन के थ्रू। फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन आपके एग्जाम्सन्स में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन का इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न आप पढ़ के जाएंगे। माइकलसन इंटरफेरोमीटर आप ज़रूर पढ़ के जाइए क्योंकि ये आपके एग्ज़ाम्स में आ सकते हैं। तो ये सवाल हो गए यूनिट 2 के पहले पार्ट से, जिसमें मैंने कहा हाइगेंस, फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन एंड यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। अब अगला देखिए क्या है। अगला जो पार्ट है वो लेजर का पार्ट है। तो लेजर में ये 3 सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला तो आइंस्टाइन कॉफिशिएंट, जो आपका B12, A12 और A21 होता है, तो आइंस्टाइन कॉफिशिएंट पढ़ के जाइएगा। दूसरा रूबी लेजर ज़रूर पढ़ के जाइएगा, और तीसरा हीलियम नियॉन लेजर। ये तीनों ज़रूर पढ़ के जाइएगा आप। क्या क्या पढ़ना है इसमें? कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ रूबी लेजर, कंस्ट्रक्शन भी पढ़ना है, इसका ऑपरेशन भी पढ़ना है, और एनर्जी बैंड डायग्राम, जो ये 3 स्टेट और 4 स्टेट एनर्जी बैंड डायग्राम है, इसको आप ज़रूर पढ़ के जाइए और अच्छे से एक्सप्लेन करिए। यू विल हैव डेफिनेटली द 14 मार्क्स क्वेश्चन आउट ऑफ द 70 मार्क्स।
तो इतना पढ़ के जाइए तो यूनिट 1, 2 और 3 का जो काम है ये आपका तमाम हो जाएगा। तो सबसे पहले मैंने क्या क्या बताया एक बार देखिए, मैं रिवाइज़ करवा दे रहा हूँ। सबसे पहले मैंने कहा कोरियोलिसिस इफेक्ट एंड कोरियोलिसिस एक्सेलरेशन, इसका वेदर कंडीशन पे क्या इम्पैक्ट है। फिर हमने कहा ऑसिलेशन में सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशन आपको बस ऑब्जेक्टिव में कभी कभार पूछ सकता है, पर ये आपके लिए उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। आप डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेशन में जो डिफरेंशियल इक्वेशन हम लोग डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑसिलेशन के लिए ड्राइव करते हैं, फिर रिलेटेड वेलोसिटी एक्सेलरेशन वो वाला पार्ट पढ़ के जाइए, और उसके अंडर डैम्प्ड, ओवर डैम्प्ड और क्रिटिकली डैम्प्ड कंडीशन पढ़ के जाइए। फिर आपका फोर्स हार्मोनिक ऑसिलेशन है, ऑप्टिक्स में हाइगेंस प्रिंसिपल है, और यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है, और इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन इन फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन ड्यू टू सिंगल स्लिट, ये पढ़ के जाएंगे। माइकलसन इंटरफेरोमीटर पढ़ लेंगे आप, आइंस्टाइन कॉफिशिएंट पढ़ लेंगे आप, रूबी लेजर पढ़ लेंगे, और हीलियम नियॉन लेजर पढ़ लेंगे। तो ये अगर आप 10 क्वेश्चन पढ़ के जाते हो, यू विल हैव द सफिशिएंट इंफॉर्मेशन एंड सफिशिएंट फॉर द एग्जामिनेशन, जहाँ तक यूनिट 1 to 3 की बात है। तो चलिए अब आगे के इम्पॉर्टेंट यूनिट्स की बात करते हैं। आगे यूनिट 4 और 5 की हम लोग बात करेंगे। यूनिट 4 और 5 क्या है सर? इसमें यूनिट 4 और 5 में बेसिकली हमें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और मैग्नेटोस्टैटिक्स का पार्ट है। तो ये बच्चों को थोड़ा डिफ़िकल्ट लगता है, लेकिन डरने की कोई बात नहीं है, क्योंकि इसमें सवाल बहुत लिमिटेड है। अगर आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और मैग्नेटोस्टैटिक्स की बात करेंगे, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से आपको गॉस लॉ पढ़ लेना है, उसके अलग अलग फॉर्म्स पढ़ लेने हैं, पॉइंट फॉर्म क्या होता है, इंटीग्रल फॉर्म क्या होता है, उसके एप्लीकेशंस पढ़ लेने हैं। सिमिलरली आप अगर आप चाहते हो मैग्नेटोस्टैटिक्स में, तो एम्पियर सर्किटल लॉ, ये सारी चीज़ें पढ़नी पड़ेगी। तो देखिए इंपॉर्टेंट पहला क्वेश्चन क्या है? पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एम्पियर सर्किटल लॉ पढ़ के जाइए आप, एंड राइट डाउन करस्पॉन्डिंग मैक्सवेल इक्वेशन। मीन्स एक एम्पियर सर्किटल लॉ का जो इंटीग्रल फॉर्म और डिफरेंशियल फॉर्म क्या होता है, इसको अच्छे से समझ के जाना है। फिर इसमें एक क्वेश्चन है सर मैग्नेटोस्टैटिक्स में, वो होता है पोलराइजेशन। मीन्स डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन क्या है, और इसके अलग अलग टाइप्स को बताइए। पोलराइजेशन का मतलब पता है आपको? मीन्स whenever we are applying external electric field inside a dielectrics, dipoles are created, and these dipoles are aligned with their uh, terminals, means on the positive side with the पॉजिटिव डायपोल्स एंड नेगेटिव से जो नेगेटिव डायपोल्स। और ये पोलराइजेशन के 4 प्रोसेस होते हैं। इलेक्ट्रॉनिक पोलराइजेशन होता है, आपके स्पेस चार्ज पोलराइजेशन होता है। तो इस तरह के 4 तरह के आयनिक पोलराइजेशन होता है। तो ये पोलराइजेशन के टाइप्स में पढ़ के जाने इंपॉर्टेंट्स। अगला जो इसमें इंपॉर्टेंट सवाल था सर, वो था पॉइंटिंग थ्योरम पे, कि व्हाट इज पॉइंटिंग वेक्टर एंड यूज मैक्सवेल इक्वेशन टू डिराइव पॉइंटिंग थ्योरम। पॉइंटिंग थ्योरम पता है आपको? एनर्जी डेंसिटी को बताता है इन द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। वो क्या होता है, इसके डेरिवेशंस को समझना है आपको। अगला सवाल जो है इसमें, कभी कभार आपके मैग्नेटिक डायपोल्स के एक्सप्रेशन पूछ लिए जाते हैं। मीन्स डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर टॉर्क ऑन मैग्नेटिक डायपोल इनसाइड ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो ये देख लेंगे आप। और ये जो 5 नंबर सवाल है ना सर, टाइप्स ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल पे, जिसमें डिस्कस फेरोमैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, इसको तो ज़रूर ही पढ़ के जाइए, क्योंकि ये एग्ज़ाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस तरह के थ्योरेटिकल सवाल आपको छोड़ने नहीं चाहिए, क्योंकि इस तरह के सवाल से स्कोर होने के चांसेस हैं। आप टाइप्स ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल्स में स्टार्ट करेंगे डायमैग्नेटिक से, फिर पैरामैग्नेटिक से, फिर फेरोमैग्नेटिक। तीनों की प्रॉपर्टीज़ बताएंगे, डायपोल का ओरिएंटेशंस बताएंगे, और ससेप्टेंस और टेम्परेचर का ग्राफ बता देंगे। इट विल बी सफिशिएंट फॉर योर एग्जामिनेशंस। तो ये करके जाइएगा आप लोग। उसके बाद देखिए हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के सवाल को थोड़ा डिस्कस करेंगे। इसमें एक सवाल था आपका गॉस लॉ पे। मैंने कहा आपको कि गॉस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इन डिफरेंशियल एंड इंटीग्रल फॉर्म, ये आपको समझना है। और एक्सप्रेशन डिराइव करना है फॉर लॉन्ग स्ट्रेट चार्ज कंडक्टर के लिए मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट द पॉइंट आउटसाइड ऑफ द स्ट्रेट कंडक्टर। ये आपके सिलेबस में भी है। अगर थोड़ा उनका मन बहुत बेचैन हुआ,
तो वो आपसे बाउंड्री कंडीशन पूछ सकता है, इसलिए मैंने भी इसे प्रोबेबल्स क्वेश्चन में डाल रखा है कि ऑब्टेन द बाउंड्री कंडीशन ऑन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट फॉर इंटरफेस्ड मीडियम। मीन्स दो तरह के मीडियम होते हैं, जब दोनों तरफ डाइलेक्ट्रिक होगा, एक डाइलेक्ट्रिक होगा एक कंडक्टर होगा या दोनों कंडक्टर होगा, तो मैग्नेटिक फील्ड का इलेक्ट्रिक फील्ड का नेचर कैसे बदलता है, इसको हम लोग बाउंड्री कंडीशन बोलते हैं। ये भी इस चीज़ से पढ़ लीजिएगा आप। उसके बाद फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में डिफरेंशियल एंड इंटीग्रल फॉर्म में आप मोस्टली EMF वाले पार्ट को पढ़ लेंगे, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 8, ये क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ लेंगे आप। और क्वेश्चन नंबर 10 पढ़ लेंगे लॉरेंज फोर्स एंड इट्स सिग्निफिकेंस। लॉरेंज फोर्स क्या होता है आपको पता है, इट इज़ द कंबाइंड फोर्स इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड भी लगता है और मैग्नेटिक फील्ड भी लगता है। और एक स्फेरिकल कंडक्टर के लिए कितना इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल होगा ड्यू टू द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ये भी एक दो बार पूछा हुआ सवाल है, तो ये भी थोड़ा आप पढ़ के जाएंगे। तो चलिए ये 10 सवाल हो गए यूनिट नंबर 4 और 5 से। पहला मैंने क्या कहा, एम्पियर सर्किटल लॉ, डायलेक्ट्रिक पोलराइजेशन अच्छे से पढ़ के जाना आप, पॉइंटिंग थ्योरम उसका डेरिवेशन, और टाइप्स ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल पढ़ के जाएंगे आप, गॉस लॉ का इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड में डिफरेंशियल और इंटीग्रल फॉर्म और इसके एप्लीकेशंस, बाउंड्री कंडीशंस एंड लॉरेंज फोर्स। तो ये सारे क्वेश्चंस आप पढ़ के जाएंगे। अब चलिए मैंने 1 2 3 4 5 बता दिया। और आखिरी जो है सर यूनिट नंबर 6, ये आपको बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे बहुत सवाल आने वाले हैं, क्योंकि इसका बहुत रिपीटेड सवाल है। जैसे ये श्रोडिंगर इक्वेशन का सवाल है, इसको आप VBI कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप बोलेंगे क्यों, क्योंकि ये लगातार पूछा जा रहा है। कह रहा है कि राइट डाउन ए श्रोडिंगर इक्वेशन फॉर ए पार्टिकल इन वन डायमेंशनल बॉक्स विथ, जो आपका उसका पोटेंशियल दिया हुआ है, पीरियोडिक पोटेंशियल वो दिया हुआ है, उसके लिए आपको इस श्रोडिंगर इक्वेशंस को सॉल्व करना है और यहाँ से आपको ऑप्टेड एनर्जी का वैल्यू निकालना है और इसको बताना है कि ये कैसे डिस्क्रीट है। डिस्क्रीट मीन्स हाउ इट इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड। जब इसको आप सॉल्व करेंगे, श्रोडिंगर इक्वेशन लगाएंगे, बाउंड्री कंडीशंस लगाएंगे, तो यू कैन ईजिली फाइंड आउट द discrete energy level of the electrons in the potential for the potential gradient। ओके, तो ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला सवाल क्या है सर, अगला सवाल क्रॉम्पटन इफेक्ट पे है, तो इसको पढ़ के जाएंगे। व्हाट इज क्रॉम्पटन इफेक्ट, आपको पता है क्रॉम्पटन इफेक्ट क्या होता है, और उस क्रॉम्पटन इफेक्ट के साथ एक एक्सप्रेशन जुड़ा होता है क्रॉम्पटन शिफ्ट का, वो पढ़ लेंगे आप। और ये क्रॉम्पटन शिफ्ट किस पे डिपेंड करता है, तो एंगल ऑफ स्कैटरिंग पे डिपेंड करता है, इसको आप देख लीजिएगा। फिर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, आपको पता है इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ड्यू टू द फोटोन्स को हम लोग बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। और ये फ्रीक्वेंसी के साथ और स्टॉपिंग पोटेंशियल के साथ कैसे रिलेटेबल है, ये ज़रूर पढ़ के जाएंगे आप। और अगला देखिए, ये जो दो सवाल है ना, मीन्स कॉर्नोंग-पेनी मॉडल जो है, ये कॉर्नोंग-पेनी मॉडल ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भी आपके पीरियोडिक पोटेंशियल से ही रिलेटेड है। अगर आप श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को आप डिराइव करोगे, उस टाइम आप कॉर्नोंग पीरियोडिक मॉडल को भी देखते हैं, तो ये कॉर्नोंग पीरियोडिक मॉडल वाला पार्ट आप पढ़ लीजिएगा। और अगला क्या है सर कि डिस्कस द कंडक्टर, सेमी कंडक्टर एंड इंसुलेटर ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी बैंड गैप, तो इसको देख लेना है सर। तो ये 5 सवाल आप देख के जाएंगे। पहला से श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को यूज करके एनर्जी आइगन वैल्यू क्रिएट करना है, निकालना है फॉर ए वन डायमेंशनल बॉक्स, और ये आपका पीरियोडिक पोटेंशियल दिया हुआ है। क्रॉम्पटन इफेक्ट पढ़ लेना है, फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशंस पढ़ लेना है, और ये स्टॉपिंग पोटेंशियल के साथ कैसे वेरी करता है। कॉर्नोंग-पेनी मॉडल पढ़ लेना है आपको। ब्लूच मॉडल भी सिलेबस में है, पर वो आपके लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। और कंडक्टर, सेमी कंडक्टर पढ़ लेना है। तो आई होप कि जितने सारे सवाल मैंने बताए आपको, अगर ये सारे सवाल कर लेते हो ना, मीन्स देखो टोटल कितने सवाल हो गए। यूनिट 1 2 3 से मैंने कितने सवाल बोले, हमने कहा आपको ये 10 सवाल है। ये हमने कहे कितने, 10 10 20 और 5 25। आप सोचो अगर ये 25 क्वेश्चंस की आप रिपीटेडली तैयारी कर लेते हो, मीन्स इन सवाल को लिख के बना लेते हो, पढ़ लेते हो, आई एम वेरी श्योर कि 70 में सारे सवाल इसी के बीच से आएंगे, सवाल कहीं दूर से नहीं आएंगे।
तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और एग्ज़ाम्स के बाद और एग्ज़ाम्स के प्रिपरेशन में अगर आपको ये वीडियो मदद करे तो हमें कमेंट बॉक्स में लिख के हमारा मनोबल बढ़ा सकते हैं। तो हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना विश्वास बनाए रखने के लिए आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद।